हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आवर चैनल एक्सेल इंग्लिश जोन। आप सभी को आपके अपने चैनल एक्सेल इंग्लिश जोन पर हार्दिक अभिनंदन। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज़ में हम लोग आज पार्ट 7 चैप्टर नंबर 7 चाइल्ड इज़ बॉर्न। जी हाँ, अ चाइल्ड इज़ बॉर्न यानी कि एक बच्चे का जन्म, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, जो कि रेनबो 2 के चैप्टर नंबर 7 से लिया गया टॉप 20 क्वेश्चंस होगा। तो शुरू करने से पहले बिल्कुल हमेशा की तरह एक शानदार लाजवाब मोटिवेशनल शेर के साथ हम लोग शुरू करेंगे। जी हाँ, शेर कुछ इस प्रकार है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। मिलेगी परिंदों को कामयाबी एक दिन, मिलेगी परिंदों को कामयाबी एक दिन, यह फैले उनके पर बोलते हैं, चुप रहते हैं ज़माने में वो लोग। जी हाँ, चुप रहते हैं ज़माने में वो लोग जिनके हुनर बोलते हैं। एक बार फिर से आप तमाम व्यूअर्स का हार्दिक अभिनंदन। चूँकि आपको पता है कि ये एक सीरीज चल रहा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, जिसका 7वां पार्ट यानी कि चैप्टर नंबर 7 लेकर हम लोग उपस्थित हो चुके हैं, जिसका नाम है चैप्टर नेम अ चाइल्ड इज़ बॉर्न, एक बच्चे का जन्म, जो कि जर्मन ग्रियर एक ऑस्ट्रेलिया की राइटर है यानी कि लेडी लेखिका हैं, उनके द्वारा बहुत ही खूबसूरत लिखा गया है ये स्टोरी है। तो हम लोग शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन नंबर 1, जर्मन ग्रियर वाज बॉर्न इन डैश, यानी कि जर्मन ग्रियर का जन्म कब हुआ था। आपके सामने ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1929, ऑप्शन सी 1939, ऑप्शन डी 1940। माय डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल ध्यान से आपको इसमें बारीकी से चुनना है कि इसका राइट आंसर कौन सा है, क्योंकि जन्म और मृत्यु से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में, 12 बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। 1939 में जर्मन ग्रियर का जन्म हुआ था। तो जर्मन ग्रियर एक लेडी लेखिका हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग्स करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज जर्मन ग्रियर बॉर्न एंड एजुकेटेड, यानी कि जर्मन ग्रियर जो कि लेखिका है, इनका जन्म कहाँ हुआ था और इनको शिक्षा कहाँ मिला था, कहाँ से एजुकेट हुई, कहाँ शिक्षित हुई। तो ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी ब्रिटेन या फिर इंग्लैंड, क्योंकि ब्रिटेन के अंदर इंग्लैंड पड़ता है। तो सही आंसर आपको चूज़ करना है। सबसे पहले तो आप चैप्टर को पढ़ें, बारीकी से पढ़ें, तब जाके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर होगा। और आगे मैं बिल्कुल उसका एक्सप्लेनेशन लेकर मैं उपस्थित होऊंगा, उस पर भी वीडियोस में चैप्टर वाइज बनाऊंगा। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया होगा, क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया है कि जर्मन ग्रियर ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग्स करती हैं। We move on the next question number 3, traditional method of child birth is accepted dash, यानी कि जो ट्रेडिशनल मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड बोलते हैं रिवाजिक तौर तरीका, जो बच्चे के जन्म दिवस पे है, वो एक्सेप्टेड होता है। किस प्रकार से हम लोग एक्सेप्ट करते हैं उसको, ये ऑप्शन आपको पिक करना है। ऑप्शन आपके सामने है, फियरफुली यानी कि डरपूर्वक, डेंजरसली खतरनाक तरीके से, ऑप्शन सी कल्चरल एंड कलेक्टिवली, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो बिल्कुल कल्चरल होता है, ये सांस्कृतिक होता है। हम लोग का शुरू से ही रीति रिवाज रहा है कि बच्चे के जन्मदिन पे एक अलग ही उत्सव होता है, फिर आगे भी उत्सव हम लोग मनाते हैं। तो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन सी, कल्चरल एंड कलेक्टिवली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इन ट्रेडिशनल बर्थ इन्फेंट एंड मदर मोरलिटी इज डैश, यानी कि रिवाजिक तौर पे बच्चे का जन्म होता है, शिशु का जन्म होता है। तो शिशु और माँ की जो मोरलिटी है, नैतिकता है, वो क्या हो जाती है। आपको बिल्कुल ऑप्शन चूज़ करना है कि कौन सा ऑप्शन सफिशिएंट होगा। तो पहला लेशर कम हो जाता है, बी ग्रेटर ज़्यादा हो जाता है, सी नेग्लिजिबल यानी कि तुच्छ हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। और ऑप्शन डी, चूँकि एक कंट्री का नाम है इसलिए ये तो होगा नहीं,
ये तो ऐसे ही बेकार की ऑप्शंस हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी ग्रेटर यानी कि महान हो जाता है। वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इन ट्रेडिशनल सोसाइटी अ प्रेग्नेंट वुमेन इज़ प्राइमरली सपोर्टेड बाय डैश, यानी कि ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में जहाँ पर रिवाजिक सोसाइटीज़ हैं अपनी, या पहले की बात ये बता रही हैं, यानी कि 20वीं शताब्दी की बात है कि ट्रेडिशनल सोसाइटी में जब प्रेग्नेंट यानी कि गर्भावस्था में औरतें रहती थी तो मुख्य रूप से सपोर्ट इनको किसके द्वारा किया जाता था। आपके सामने ऑप्शंस, ऑप्शन ए हस्बैंड, ऑप्शन बी आंटी, ऑप्शन सी अदर मेंबर्स ऑफ सोसाइटीज और फैमिली, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। तो इट्स राइट आंसर, आपको बिल्कुल इसका सही जवाब तो हस्बैंड, हस्बैंड इज इट्स राइट आंसर, यानी कि हस्बैंड के द्वारा प्राइमरली तौर पे काफ़ी सपोर्ट किया जाता है जब महिलाएं गर्भावस्था में रहती हैं। तो बिल्कुल आपको ध्यान देना है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन का ये सीरीज चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इन ट्रेडिशनल सोसाइटी अ वीमेन लूज हर ओन नेम and is known as the mother of her first child, but the West regards it as death। यानी कि ट्रेडिशनल सोसाइटी में जो औरतें हैं वो अपनी नाम खो देती हैं। क्यों खो देती है और कैसे रखा जाता है, बिल्कुल, और इसमें तुलना हो रही है कि वेस्ट जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे किस तरीके से रिगार्ड किया जाता है। वेस्ट कंट्रीज़ में जैसे ले लें ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, आयरलैंड हो, ये तमाम देश के बारे में चर्चा है। तो वेस्ट कंट्रीज़ में इसको बिल्कुल आउटरेजस माना जाता है, यानी कि चौंका देने वाली रिवाज माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि आम तौर पर इंडिया में आप देखते होंगे कि पहले बच्चे का जन्म होने के बाद उस माँ को बच्चे का ही नाम दे दिया जाता है। उसके हस्बैंड भी अगर उसको पुकारते हैं तो उसी के नाम से पुकारते हैं, उस बच्चे के नाम से। जैसे मान के चलो बच्चे का नाम हमने प्रदीप रख लिया तो माँ को भी उसके हस्बैंड या घर वाले आमतौर पे प्रदीप ही पुकारते हैं, बट वेस्ट कंट्री में ऐसी बात नहीं है। नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द बेस्ट प्लेस फॉर द वीमेन इज डैश, यानी कि गर्भावस्था के दौरान सबसे खूबसूरत जगह, बेस्ट प्लेस सबसे अच्छा जगह गर्भावस्था में औरत के लिए कौन सी होती है, वीमेन के लिए कौन सी होती है। ए हॉस्पिटल, तो बराबर तो हॉस्पिटल में रह नहीं सकते। ऑप्शन बी इन लॉज हाउस, यानी कि ससुराल में। ऑप्शन सी हर मदर्स हाउस, यानी कि अपने माँ के घर यानी मायके में, जिसको नैहर बोलते हैं, तो मायके में। तो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, मायके। आमतौर पर देखते हैं कि प्रेग्नेंट औरतें अपने मायके चली जाती हैं जहाँ पर उसको प्रॉपर केयर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अ वीमेन प्रीफर्स हर मदर्स हाउस बिकॉज, यानी कि गर्भावस्था के दौरान एक औरत अपनी माँ की घर ज़्यादा प्रीफर करती है, यानी कि पसंद करती है, क्योंकि अब क्या कारण है वो आपको ऑप्शन से देखना है। ऑप्शन ए सी गेट्स प्रॉपर केयर देयर, यानी कि वहाँ वो जो है बिल्कुल सही देखभाल उनको मिलता है। ऑप्शन बी सी इज़ नेग्लेक्टेड देयर, यानी कि वहाँ पर उनको नेग्लेक्ट किया जाता है, यानी कि नज़रअंदाज किया जाता है। ऑप्शन सी सी गेट्स फ्रीडम देयर, वहाँ पर वो स्वतंत्रता पाती है। तो बिल्कुल इसका सही आंसर आपको पता चल गया होगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, सी गेट्स प्रॉपर केयर देयर, यानी कि वहाँ पर उनको जो है उपयुक्त देखभाल मिलता है। नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। व्हेन बेबी इज़ बर्न इट इज़ एन ओकेज़न फॉर जॉय ऑफ डैश, यानी कि जब बच्चे का जन्म होता है तो एक ऐसा ओकेज़न होता है, एक आनंद का माहौल होता है, आनंद का क्षण होता है, अवसर होता है। वो किसके लिए होता है? द फादर, यानी कि पिता के लिए होता है। ऑप्शन बी मदर, यानी माँ के लिए। ऑप्शन सी द ग्रैंडफादर, यानी कि उसके बाबा के लिए होता है। ऑप्शन डी द होल फैमिली। तो अनडाउटेडली, निस्संदेह, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, द होल फैमिली, क्योंकि पूरे ही परिवार के जो भी सदस्य हैं सबके लिए एक आनंद का उत्सव होता है। नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। द नेमिंग सेरेमनी ऑफ एन इन्वेंट इज डैश, यानी कि जो नेमिंग सेरेमनी होता है, नेमिंग सेरेमनी आपको पता होगा, यानी कि जब नाम रखा जाता है, बच्चे का नामकरण होता है, तो उस प्रकार के सेरेमनी को नेमिंग सेरेमनी बोलते हैं।
तो ये फिर से क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूँ, द नेमिंग सेरेमनी ऑफ एन इन्फेंट इज डैश, यानी कि उस शिशु का, उस बच्चे का जो नामकरण वाली दिन होती है वो क्या होती है? ऑप्शन ए बैड, ऑप्शन बी लवली, ऑप्शन सी स्ट्रेंज, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि काफ़ी स्ट्रेंज होता है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, द नेमिंग सेरेमनी इज हेल्ड व्हेन द बेबी इज डैश। आपको पता होगा, आप अगर रूरल एरियाज से होंगे या फिर अर्बन एरियाज में भी होता है कि बच्चे का जब नामकरण होता है, नेमिंग सेरेमनी होता है, वो जन्म के कितने दिन पर होता है, यानी कि बच्चा कितने दिन का हो जाता है तो उसका नामकरण किया जाता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, लौकिक क्वेश्चन है, ये ट्रेडिशनल है। तो आपके सामने ऑप्शन ए 7 डेज, ऑप्शन बी 5 डेज, ऑप्शन सी 10 डेज एंड ऑप्शन डी 1 मंथ ओल्ड, यानी कि इसका मतलब ये हुआ 7 दिन पर, 5 दिन पर या 10 दिन पर। तो आप बिल्कुल दिमाग में राइट आंसर सोचेंगे तो इट्स राइट आंसर इज 7 डेज, यानी कि 7वें दिन बच्चे का नामकरण किया जाता है। तो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 7 डेज ओल्ड, यानी कि 7 दिन हो जाने के बाद बच्चे का नामकरण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, न्यू क्लोथेज आर ब्रॉड फॉर डैश, यानी कि नई कपड़े जो है लाए जाते हैं, किसके लिए लाए जाते हैं? ऑप्शन ए द बेबी, ऑप्शन बी द मदर, ऑप्शन सी बोथ बेबी एंड मदर, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको बिल्कुल इसमें राइट आंसर पिक करना है कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो जी हाँ, निस्संदेह ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि बोथ, यानी कि उस बेबी के लिए, उस बच्चे के लिए भी और उसके माँ के लिए नए कपड़े खरीदे जाते हैं। नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ऑन दैट ओकेजन म्यूजिकल प्रोग्राम इज़ गिवन बाय डैश, यानी कि इस अवसर पर जो नामकरण होता है उस अवसर पर म्यूज़िकल प्रोग्राम हेल्ड किया जाता है, यानी कि म्यूज़िक, लोग गाना गाते हैं, औरतें गाती हैं। तो ये कौन कौन गाती हैं? म्यूज़िक पार्टियाँ गाती हैं। द मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली, यानी कि परिवार के जो पुरुष सदस्य हैं वो गाते हैं। ऑप्शन सी द वीमेन एंड गर्ल्स, लड़कियाँ और औरतें गाती हैं। ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी द वीमेन एंड गर्ल्स, यानी कि लड़कियाँ और औरतें क्या गाती है? शुभ शुभ गाना गाती हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अकॉर्डिंग टू ग्रियर, जी हाँ, ग्रियर का पूरा नाम आपको इस चैप्टर के शुरू में ही पता चल गया है कि ग्रियर कौन है। तो ग्रियर इस चैप्टर के अ चाइल्ड इज बर्न, जर्मन ग्रियर इनका पूरा नाम है। तो अकॉर्डिंग टू जर्मन ग्रियर द सेरेमनी इज हेल्ड डैश, यानी कि सेरेमनी मनाया जाता है। ये जर्मन ग्रियर के अनुसार सेरेमनी कैसे हेल्ड किया जाता है, कैसे आयोजित किया जाता है, तो देखना है। ओनली फॉर द बॉयज़, ओनली फॉर द गर्ल्स, ऑप्शन सी फॉर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स, यानी कि बिल्कुल ये बात कर रही हैं कि किसके लिए मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि समाज में जिस तरीके का अभी चाल चलन है उसी को देखते हुए ये इस चैप्टर में कहती हैं कि केवल लड़कों के लिए ही ये सेरेमनी अहम होता है। वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, इन बांग्लादेश, जी हाँ, बांग्लादेश की बात कर रही हैं जर्मन ग्रियर, हालांकि ऑस्ट्रेलियन थी लेकिन बांग्लादेश के बारे में उनका ख्याल है। इन बांग्लादेश चिल्ड्रन लुक्ड आफ्टर बाय द डैश, यानी कि बांग्लादेश में बच्चे की देखभाल, लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो फादर ओनली, यानी केवल पिता, मदर ओनली, केवल माँ, ऑप्शन सी होल फैमिली, पूरे परिवार के द्वारा, एंड ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दिस। तो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी होल फैमिली, यानी कि पूरे परिवार के द्वारा उसकी देखभाल की जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, हु हैज़ रिटन अ चाइल्ड इज बर्न, अ चाइल्ड इज बर्न चैप्टर को किसने लिखा है? ऑप्शन ए सिगानोया, ऑप्शन बी जर्मन ग्रियर, ऑप्शन सी डोरोथी एल सेयर्स, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो इट्स राइट आंसर इज, क्योंकि पता चल गया होगा शुरू से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, जर्मन ग्रियर इज द राइट आंसर। Now we move on the next question. The potential are alive in the memory of her community, यानी कि पोटेंशियल का मतलब होता है कि एक तरीके का पावर, एक तरीके का प्रवाह कह सकते हैं। आर अलाइव इन द मेमोरी ऑफ हर कम्युनिटी, यानी कि हर कम्युनिटी का मतलब यहाँ पर दिया हुआ है कि जर्मन ग्रियर एक लेडी
राइटर रहती हैं, यानी कि महिला लेखिका हैं, तो उनके दिमाग में एक कम्युनिटी के लिए एक मेमोरी है, एक यादाश्त है। वो यादाश्त किस तरीके का है? तो ऑप्शन ए कैटास्ट्रॉफी, एक प्रलय टाइप का है। ऑप्शन बी साइक्लोन यानी एक तूफान टाइप का है। ऑप्शन सी टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट का अर्थ भी तूफान ही होता है। ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए कैटास्ट्रॉफी। माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, ध्यान देंगे, कैटास्ट्रॉफी एक, उनको लगता है कि ये पोटेंशियल जो अभी तक जो कम्युनिटी में, हमारे समाज में, हमारे समुदाय में जो फैला है, एक काफ़ी प्रलय है। चूँकि उनका मानना ये है कि केवल बेटे के ही जन्मदिन पर या उसका नामकरण पर ये सारी जो सेलिब्रेशन है वो हेल्ड किया जाता है, बाकी में नहीं किया जाता है, तो इसलिए काफ़ी चिंतित रहती हैं। वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18. She will have other dash for many if the ritual dash of pregnancy involve the participations of the others who should supported her. यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर एक बात कही जा रही है, she will have others, यानी कि उनको जो है दूसरे के खिलाफ, दूसरे के लिए भी एक उपयोगिता मन में रहती है। वो क्या रहती है? और ख़ास तौर पर इन्होंने प्रेगनेंसी पर जोर दिया है, तो उसमें कह रही हैं कि द पार्टिसिपेशन ऑफ द अदर्स हु शुड सपोर्टेड हर, यानी कि दूसरे की भी सहभागिता इसमें रहनी चाहिए और सपोर्ट करनी चाहिए। तो किस तरीके से? एम्पावरमेंट, एडवेंचर्स। ऑप्शन बी रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट का मतलब मजबूती होता है और ऑब्जर्वेशन का मतलब संरक्षण होता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि दूसरे की सहभागिता होनी चाहिए, जिससे क्या मिलती है? एक मजबूती मिलती है और ऑब्जर्वेशन, एक सही संरक्षण मिलता है। वी मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। आई थिंक दिस इज़ द लास्ट स्लाइड ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 19. इन डैश सोसाइटीज एक्सेप्ट फॉर रिमार्केबल एक्सीडेंट बर्थ इज ऑलवेज अटेंडेड, यानी कि इसका मतलब है कि सोसाइटी में, यानी कि सोसाइटी का मतलब समाज होता है, समाज में कुछ ऐसे रिमार्केबल यानी कि ध्यान देने वाली घटनाएं हैं, उसको छोड़कर बाकी लोग हमेशा अटेंड करते हैं। क्या अटेंड करते हैं? इसको ऑप्शन से देखना है। ऑप्शन ए इमिनेंस, यानी कि विशाल, नॉन वायोलेंट। जी हाँ, 19 का ऑप्शन ए नॉन वायोलेंट यानी कि अहिंसक तौर पे। ऑप्शन बी नॉन टेक्नोक्रेटिक। ध्यान दीजिएगा, नॉन टेक्नोक्रेटिक का मतलब होता है प्रविधिज्ञ तंत्र, यानी कि प्रविधिज्ञ तंत्र का मतलब ये होता है एक खास प्रविधि से, एक खास तरीके से। ऑप्शन सी नॉन कम्युनिकेटेड, यानी किसी को बताया नहीं जाता है। डी नॉन ऑफ दिस। तो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि प्रविधिज्ञ तंत्र से जो है सोसाइटी में कुछ खास घटनाओं को छोड़कर हमेशा जो है बच्चे के जन्मदिन पर यह चीज़ अटेंड किया जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20, द डिस्क्रिप्शन, माय डियर स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, द डिस्क्रिप्शन provided by the amnesty for women of typical Muslim marriage was no more than a curse label, यानी कि इसका मतलब क्या होता है? आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्योंकि द डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड बाय द एमनेस्टी इंटरनेशनल का नाम आपने सुना होगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल खास तौर पर जो हमारी मानवता के लिए कुछ रूल्स हैं उसको वो लोग गाइड करते हैं, तो इसलिए एमनेस्टी खास तौर पर बच्चों के लिए भी बहुत काम किया है, धर्म के लिए भी बहुत काम किया है। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि वो धर्म को मानता है, क्योंकि हम लोग धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में हैं। हमारी जो ज़मीन है, हमारा जो देश है इंडिया, वो धर्मनिरपेक्ष है, बिल्कुल सेकुलर है, इसलिए कोई धर्म यहाँ खास नहीं है और कोई बेकार नहीं है, क्योंकि हमारा संविधान हर धर्म को पनाह देता है। तो एक बार फिर से मैं दोहरा दे रहा हूँ, द डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड बाय द एमनेस्टी फॉर वुमेन ऑफ टिपिकल मुस्लिम मैरिज वाज नो मोर देन अ कर्स लेबल, यानी कि मुस्लिम के द्वारा शादी के विषय में ये गलत बातें लिखना, टिपिकली विशेषात्मक रूप से ये टिपिकल करना एक लेबल होता है। लेबल का मतलब आप ध्यान देंगे निंदात्मक लेख, यानी कि लेखिका कहती हैं कि एक निंदात्मक लेख है, कमेंट से भरा हुआ लेख है, रोस्टिंग है, वो नहीं करनी चाहिए। और एक कर्स है किस प्रकार का? इथनोसेंट्रिक। इथनोसेंट्रिक का मतलब होता है स्वजातीय उत्कृष्टता में विश्वास रखने वाला, यानी कैसा होना चाहिए हम लोगों को? इथनोसेंट्रिक होना चाहिए,
यानी कि स्वजातीय उत्कृष्टता में विश्वास रखने वाला होना चाहिए। तो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, इथनोसेंट्रिक। बिल्कुल इसको पढ़ने का तरीका पता होना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन बेहतर होना चाहिए। सो गाइज, दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो लेक्चर्स। अगर आप मेरे चैनल पे बिल्कुल नए हैं, नए विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर पहले से आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। कोई भी सवाल अगर मन में आता हो तो आप मुझसे कर सकते हैं। और मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मैं वहाँ पर एक ग्रुप बना दिया हूँ। आप टेलीग्राम एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहाँ से आप सर्च करेंगे एक्सेल इंग्लिश जोन, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं हमारे ग्रुप में। क्योंकि वहाँ ज्वाइन हो जाने से आप किसी भी डॉक्यूमेंट, कोई भी असाइनमेंट का हार्ड कॉपी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं या फिर प्रैक्टिस पेपर प्राप्त कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ नाइस डे टू यू।